हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था कैपेसिटर। सो एम आई ऑडिबल? प्लीज रिप्लाई। जल्दी बताओ, क्या मैं आपको सुनाई दे रहा हूं? गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, सो किस पे हो तुम लोग यार? मैं ऐप पे देख रहा हूं, यूट्यूब पे आप लोग हो, किस पे हो? आप लोग यूट्यूब पे हैं क्या? चलो ऐप पे आ जाओ यार, है ना? चलो मैं ऐप पे देख रहा हूं। अरे यार, ये यूट्यूब खुल ही नहीं रहा भाई, पता नहीं कोई क्या प्रॉब्लम चल रही है। चलो मैं इस पे देख ले रहा हूं, आप लोग ऐप पे आ जाइए, ऐप पे आंसर करिएगा। ओके चलिए, तो पिछले क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाया था कि किस तरीके का क्वेश्चन दिया था और आप लोगों से मैं ये पूछा था, ऑडिबल तो है ना? इज इट ऑडिबल? जो लोग YouTube पे है उस पे आ जाओ यार, ऐप पे आ जाओ, है ना? ठीक है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गई है, कुछ पासवर्ड क्या थोड़ा लेट हो जाएगा, तो इसलिए मैं इस पे देख रहा हूँ आप लोगों के मैसेजेस तो जो चैटिंग में आपका ऐप पे देख रहा हूँ। ओके, सो पिछले क्लास में मैं आप लोगों को बताया था कि कुछ डिस्कस किया था, इस तरह की बातें कहा था कि इसको आप लोग करिएगा, सोचिएगा कि आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। आप लोगों को याद होगा तो कहा था कि ये है और ये है और कहा था कि ये K1 है, ये K2 है, ये K3 है। तो आपको बताना है कि प्लेट एरिया A है, सेपरेशन D है, और ये ऑब्वियसली नो डाउट ये D/2 एंड दिस इन बिटवीन बीच में है। ओके, तो मैं आप लोगों से कहा था कि इस पे सोचिएगा कि आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। आप लोग इसको दो को पैरेलल में करके इसको सीरीज में कर दिए थे, आप लोग यही किए थे, याद है? और मैं कहा था कि इसमें गलतियां हैं, इसमें गड़बड़ी है, चार्ज, पोटेंशियल, फील्ड, आप ये सब नहीं सोच पाएंगे। चलिए मैं डिस्कस करता हूं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम आ रही है। सच ये है, ये जो हम लोग, याद है इसको मैं गलत कहा था कि यदि आप ऐसे बनाते हैं, यहां पे ऐसे बनाते हैं, यहां पे ऐसे बनाते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि ये लंबा सा है, इस तरह करते हैं, तो ये इसको मैं कहा था गलत है, ये याद होगा। सही ये है कि रियली में ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये सही है। अब क्वेश्चन उठता है कि वो गलत क्यों है, ये सही क्यों है। क्वेश्चन अब ये उठ रहा है कि ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, तो ये गलत क्यों है, ये गलत क्यों है, और ये गलत क्यों है, और ये सही क्यों है, ये क्वेश्चन है अब। और इसमें हम लोग ये भी किए थे, लिख भी देता हूं। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये K1 है, K1 से भरा हुआ है, ये K2 से पूरा फिल्डअप है, ये K2 से भरा हुआ है, और इसमें कोई दो राय नहीं है, K3 और ये भी K3 है। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि
कि ये दोनों का सेम आएगा कैपेसिटेंस, तो पहले तो ये है कि सेम नहीं आएगा, है ना। इसका और इसका सेम नहीं आएगा। मैं इसमें क्या किया हूं, इन दोनों को सीरीज, इसको भी आधा कर दिया हूं। हाँ, K3 से ही भरा हूं पर आधा किया हूं। K1 K3 सीरीज, K2 K3 सीरीज, देन एज अ होल पैरेलल, ये मैं किया हूं इसमें। और इसमें तो आप लोग ये वाला किए ही थे, है ना। अब क्वेश्चन ये है कि दोनों अलग अलग आते हैं, इसका मतलब साफ है कि दोनों में से कोई एक सही है। एक तो ये पॉइंट है कि दोनों में से कोई एक ही सही है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो सही है वो क्यों सही है, दूसरा वाला गलत क्यों है। तो चलिए इसका डिस्कशन करते हैं। चलिए ध्यान से सभी लोग सुने। प्रॉब्लम यहां पे ये आ रही है, पहले इससे तो आप सहमत हैं ना कि ये सब सेम पोटेंशियल पे है, ठीक है, और ये सब भी सेम पोटेंशियल पे है। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे, पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे सेम होना चाहिए। क्लियर। पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे, पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे सेम होना चाहिए। अच्छा, यदि एक बार फील्ड अपने चार्ज के, प्लेट्स पर चार्ज के कारण जो फील्ड आना चाहिए, ओरिजिनल फील्ड चार्ज वाला जो सोर्स है, और बाकी तो हम लोग डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जानते ही हैं, बाई के करते हैं, ठीक है। तो जरा सुनो ध्यान से, कुछ फील्ड यहां पर है ओरिजिनल फील्ड, और कुछ फील्ड यहां पर है, ठीक है। तो प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, ये देखिए प्रॉब्लम यहां पे आ रही है। इसमें गलती क्या हो रही है, इसमें इस वाले में, कि यहां पर हम लोग सेम फील्ड कर दे रहे हैं। देखो यहां पर इस तरह का फोटो बनाओगे, अरेंजमेंट बनाओगे, तो यहां पे सेम फील्ड बाई K3 होगा, ठीक है। तो यदि जो फील्ड बाई K3 होगा वही फील्ड यहां पे और बाई K3 होगा, तो फील्ड के कारण पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर तो सेम होगा। और क्योंकि वही वाला फील्ड यहां माने हो तो यहां भी मानना पड़ेगा, क्योंकि आपने तो ओरिजिनल फील्ड को ही सेम मान लिया है। इसके अनुसार इस वाले प्लेट से जो इमेजिन किया गया है, कहा गया है यहां पर फील्ड सेम है, बाई K3 है, तो मजबूरी में यहां पे भी फील्ड ओरिजिनल प्लेट वाला सेम मानना पड़ेगा। यहां पे सेम फील्ड है, बाई K3 है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम। अच्छा, वही फील्ड बाई K1 है, वही फील्ड बाई K2 है, यहां पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, तो भला सेम कैसे होगा। बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है। फिर से जिनको नहीं समझ में आ रहा है फिर से सुनो, बड़े पॉइंट्स आ रहे हैं, ध्यान से। जिनको कम समझ में आ रहा है फिर से सुनो। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये फोटो बनाएंगे तो आप क्या कहेंगे, यहां पर फील्ड सेम है क्योंकि बाई K3 है। ये आपके अनुसार यही ना होना चाहिए कि यहां पे K1 है, यहां पे K2 है, यहां पे K3 है, तो जो भी फील्ड होगा बाई K3 होगा। तो इसी की जगह ये बनाए हैं, इसका मतलब आप भी यहाँ पे वैसे ही माने होंगे, तभी आप ऐसे बनाए हैं। तो यहाँ पे ओरिजिनल फील्ड सेम मानते हुए बाई K3, अच्छा वही फील्ड अब यहाँ पे प्लेट वाला मानना पड़ेगा, तो बाई K1 बाई K2 हो जाएगा। अब जरा बताओ सोच के कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम कैसे रहेगा। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रहा, तो पूरे में पोटेंशियल डिफरेंस सेम कैसे रहेगा। हाँ, अब यहां पे आ जाओ, ये तो कैंसिल हो गया, गलत हो गया, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए था, है ना। ओरिजिनल तो फोटो यही है, हम तो ये तो इक्विवेलेंट बना रहे हैं। अब देखो यहां पे फायदा ये है कि जो हम यहां पे कह रहे थे सेम है, अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि सेम है, यहां पर अलग है, यहां पर अलग है, क्योंकि यहां अलग अलग है। फिर से
मैं इस बार ऐसे करने से मैं से भले ही K3 है, पर जो चार्ज का अरेंजमेंट है, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, जो ओरिजिनल फील्ड है, वो सेम कह ही नहीं रहा हूँ। यहाँ पे तो मजबूरी में सेम कहना पड़ रहा था। तो यहाँ पर अलग अलग फील्ड बाई K3, अलग फील्ड बाई K3, यहाँ पर अलग फील्ड बाई K3, अब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो ठीक है, इट्स ओके, फाइन। तो इसका मतलब साफ है कि आप इनको अब कर लीजिएगा। सिंपल सा है, सीरीज देन पैरेलल। सो C इक्विवेलेंट है C1 C3 बाई C1 प्लस C3 प्लस C2 C4 बाई C2 प्लस C4। ये आंसर है। अब कहेंगे कि C1 C2 C3, तो आप लोग ये लिख ही सकते हैं। हाँ, ध्यान रखना, एरिया आधा हो चुका है सबका और डिस्टेंस भी आधा हो चुका है सबका, है ना। तो बल्कि देख लेना, अब कर लोगे। एरिया पे ख्याल करना, एरिया आधा हो चुका है, और डिस्टेंस पे भी ख्याल करना, डिस्टेंस भी आधा हो चुका है। तो आप अपना इसको कर लीजिएगा। हमको लग रहा है कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसका ख्याल रखना चाहिए था, है ना। और इस पे और भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। अब आप कर भी सकते हैं। यदि मैं K1 को K2 से ज़्यादा कर दूं तो मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात कर सकता हूं, है ना, और भी बातें कर सकता हूं। क्योंकि मैं कर चुका हूं पिछले क्लास में, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं। तो आप लोग इसको अपने स्तर पे इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अब डील करना आएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी को लेके, चाहे फील्ड को कहीं पे लेके, चाहे फील्ड की इनइक्वालिटी को लेके, है ना। तो आप लोग अब आप लोग इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब हम बात करना चाह रहे हैं काफी ज्यादा संख्या में। हम बात करना चाह रहे हैं काफी ज्यादा संख्या में। जैसे यदि मैं आपसे ये कहूं, इस तरह से बात करूं कि ऐसा है भाई कि ये रहा प्लेट, ये रहा प्लेट, प्लेट एरिया इज ए, प्लेट एरिया इज ए, और इसके अक्रॉस ए, पी और क्यू के अक्रॉस बताना है। सेपरेशन है डी, सेपरेशन है डी। और इसमें डाइलेक्ट्रिक भरे हुए है ना, लेकिन उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, वो वैरी कर रहा है। डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है लेकिन उसका डाइलेक्ट्रिक वैरी कर रहा है। अब आप सोच रहे हो कैसे वैरी कर रहा है, तो मैं कुछ भी दे सकता हूं। इसमें डाइलेक्ट्रिक वैरी कर रहा है और मैं इसमें कुछ भी दे सकता हूं। तो चलिए इसके अलोंग वेरिएशन दे देता हूं। सभी लोग फोकस करें मेरी बात पे। मैं इसके अलोंग वेरिएशन दे देता हूं। अच्छा है, अभी वेरिएशन की जगह फिलहाल मैं डिवाइड कर देता हूं, अभी ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। डिवाइड कर देता हूं ये अलग अलग संख्या में, ताकि आप लोग डिस्क्रीटनेस और कॉन्टिन्यूअस अरेंजमेंट को समझ सके। चलिए सभी लोग देखें तो ये ऐसे ऐसे डिवाइड कर दिया, ऐसे ऐसे डिवाइड कर दिया ना, ऐसे ऐसे। और सब इक्वल डिविजन्स हैं, सब इक्वल डिविजन्स हैं। यदि मैं इनको डी कहूं, डिस्टेंस को, तो यहां पर है जो भरा हुआ है वो है, यहां पर है K1 है, यहां पर K2 है, यहां पर K3 है, एंड सो ऑन। और यहां पे लास्ट में Kn है, Kn है। ऐसे डिविजन्स हैं। यदि मैं आपसे ये कहूं कि आप हमको ये बता दीजिए कि C इक्विवेलेंट क्या है इसका, ये जो दिख रहा है, इस बार मैं वेरिएशन डिस्क्रीट D बाई एन, ये डिस्टेंस कितना होगा यदि इक्वल डिविजन्स होंगे तो D बाई एन होगा दूरी। दिस D बाई एन, D बाई एन, D बाई एन, D बाई एन एंड सो ऑन। ऑब्वियस सी बात है,
इसमें कोई सरप्राइज होने वाली नहीं है। मेरे दिमाग में आ रहा है कि इसको कैसे किया जाए, तो एक काम कर देते हैं ना, इसको कह देते हैं ऐसा है कि सीरीज में जोड़ देते हैं और कह देते हैं ये है C1, ये है C2, ये है C3, ये है C4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये है Cn। ठीक है, और क्योंकि सीरीज में है तो इक्विवेलेंट मैं लिखूंगा 1/c इक्विवेलेंट इज 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन प्लस 1/Cn। 1/Cn। ठीक है, अब आप सोचेंगे व्हाट इज वैल्यू ऑफ C1, व्हाट इज वैल्यू ऑफ C1, तो मैं लिखूंगा C1, देखिए मैं लिखता हूं K1 A, area is same, area A, K1A epsilon naught by D by N, C2 K2A epsilon naught by D by N and so on। Similarly ऐसे करते हुए Cn Kn A epsilon naught by D by N। इनको ले जाके आप यहां पे रख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। हाँ, लंबा एक्सप्रेशन टाइप का दिख रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यदि हम इसको आसान बनाएं, ऑब्जेक्टिव टाइप बनाएं, तो हम क्या कर सकते हैं वो हम आपको बता देते हैं। K1 को कुछ ऐसा दे सकते हैं जिससे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बने, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बने, हार्मोनिक में बने, कुछ ऐसा दे सकते हैं, है ना। कह देते हैं कि ऐसा है भाई कि ये है 2 है, 4 है, 8 है, 16 है एंड सो ऑन। नहीं समझ में आया। यदि मैं कहता है कि इसका K की वैल्यू है 2, 4, 8 एंड सो ऑन, बोलो, तो यहां पे रखते इसको ले जाके फिर यहां पे रखते और आप उसको क्या करते, कैलकुलेट करते। जल्दी जल्दी में क्या होता है पता है, जल्दी जल्दी में बच्चे क्या करते हैं, ये जब आ जाता है ना, बड़ी मेहनत से आता है, लास्ट में ये भूल जाते हैं, बार बार ऐसे लिखते नहीं हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, लास्ट में उल्टा करना भूल जाते हैं। तो इसका ख्याल रखिएगा आप। बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है, जब आप किसी सीरीज को सम करते हैं, काफी लंबा कैलकुलेशन होता है इस तरह का, जब रखते हैं तो हम लोग इसको सम करते रहते हैं जल्दी जल्दी, बार बार इसको लिखते नहीं हैं, तो लास्ट में रिवर्स करना, उल्टा करना, क्योंकि ये तो सी इक्विवेलेंट है नहीं, ये तो उल्टा करने पे आएगा, तो वो करना हम भूल जाते हैं, तो वो नहीं करना है, इसका ख्याल रखना है। तो हमें लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं जानबूझ के डिस्क्रीटनेस की बात कर रहा हूं। डिस्क्रीट स्पेस में, फाइनाइट स्पेस में हम अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मीडियम को अरेंज किए हैं, है ना। सिमिलरली यदि हम बात करें कि नहीं, ये नहीं, बल्कि अब ऐसे करना है, यदि हम लोग ऐसे किए होते, मान लीजिए हम आपको ऐसे किए होते, मान लो ऐसे किए होते और कह देते कि ऐसा है भाई कि आपको इसके अक्रॉस P और Q के अक्रॉस बताना है, लेकिन और ये डायमेंशन A और B है सपोज। अब मैं ये कहूंगा कि नहीं, अब है ऐसे डिविजन्स हैं, this kind of divisions and so on. This is K1, K2, K3, K4 and this is Kn। ऐसे डिविजन्स हैं। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि डिवीजन कैसे है।
बोलो। इस तरह के डिविजन्स हैं ऊपर वाला पार्ट। यदि मैं कहूं कि क्या इसका आप लोग बता सकते हैं, ये जो डिविजन्स हैं, प्लेट एरिया ए और बी तो दिख ही रहा है, ए इंटू बी। अब क्वेश्चन है कि क्या इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं? साफ है। अब बड़ा मुश्किल हो रहा है, मैं बता देता हूं कैसे इसको किया जाना चाहिए। ये देखो छोटे छोटे कैपेसिटर, देखो छोटे छोटे कैपेसिटर, छोटे छोटे कैपेसिटर, छोटे छोटे कैपेसिटर बन रहे हैं। ऐसे कितने कैपेसिटर बन रहे होंगे? एन कैपेसिटर बन रहे होंगे, एन कैपेसिटर्स बन रहे होंगे और सब पैरेलल होंगे, क्योंकि ये जो छोटे छोटे कैपेसिटर, ये देखो छोटा सा ये वाला और ये वाला छोटा सा ये वाला, ये छोटे छोटे, ये सबके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस सेम, क्योंकि सभी एक ही प्लेट के पार्ट हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इसका मतलब सब पैरेलल में है। और यदि मैं कहूं कि C इक्विवेलेंट क्या निकाला जाए, तो इसका आंसर है C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन प्लस Cn। इसमें तो रखना है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वैल्यू क्या रखें, तो मैं बता देता हूं C1 क्या लिखते हैं, देखते हैं। C1 को लिखना है, जरा देखो, ये एरिया है कटा हुआ ऐसे, इसी का लिखना है, तो लिखते हैं K1 A बाई एन, A बाई एन कह लो इसको। ए प्लेट एरिया ए भी दे सकता था मैं, इसका मैं प्लेट एरिया ए भी दे सकता था ना, प्लेट एरिया ए ही मान लो फिलहाल के लिए। ए बाई एन प्लेट एरिया, के ए एप्सिलॉन नॉट बाई सेपरेशन डी है इस बार। व्हाट इज C2? K2 ए प्लेट एरिया इस बार डिवाइड है बाई डी, अगेन डी, सेपरेशन डी, सेपरेशन डी, सेपरेशन डी, C3 K3 A बाई एन एप्सिलॉन नॉट बाई डी एंड सो ऑन। Cn Kn A बाई एन एप्सिलॉन नॉट बाई डी। इसको ले जाके यहां पे रख लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। इस बार रिवर्स वाली प्रॉब्लम भी नहीं है, पैरेलल में है। लेकिन फिर से यदि छोटा वैल्यू बनाना हो, तो मैं ये जो डिवीजन से इस बार ऐसे ऐसे, पिछली बार ऐसे ऐसे डिवीजन था, ऐसे 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 था, इस बार ऐसे 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 डिवीजन है। जब ऐसे ऐसे डिवीजन होता है तो एरिया डिवाइड होता है, और जब ऐसे ऐसे डिवीजन होता है तो डी डिवाइड होता है। जब एरिया डिवाइड होता है तो डी सेम रहता है, और जब डी डिवाइड होता है तो एरिया सेम रहता है। आप लोग देख रहे होंगे, साफ दिख रहा है। एनीवे, अब इसको छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना होगा तो क्या करना होगा? कह देना होगा कि ऐसा है भाई कि ये K1 1 है, दिस 1, दिस 2, दिस 4, दिस 8, दिस 16 एंड सो ऑन, है ना ऐसे। तो यदि ऐसा होगा तो यहां पे ऐसा होगा, रख देंगे, फिर यहां पे सीरीज सम करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो आएगा। तो एक ये पॉइंट है। अच्छा, पता है कि मैं इस डिस्क्रीट स्पेस डिवीजन की बात क्यों किया, मैं डिस्क्रीटनेस की बात क्यों किया, फाइनाइट डिवीजन की? क्योंकि मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि आखिर कब हम सोचेंगे इंटीग्रेट करना है कि सीरीज सम है, कि सिंपल सा छोटा सा। जब 2-3 चीजें होती हैं, 2-3 डिवीजन होता है तो सम करते हैं, है ना, जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। जब काफी ज्यादा संख्या में डिस्क्रीट ही रहे पर काफी ज्यादा संख्या में हो तो सीरीज सम होता है, समेशन होता है। यदि कॉन्टिन्यूअस चेंज हो तो इंटीग्रेशन होता है। ये पहली बार मैं बात कर भी नहीं रहा हूं। तो बहुत सारे बच्चों की यही प्रॉब्लम होती है कि सर हम सोच नहीं पाते कि कहाँ पे सीरीज सम है, कहाँ पे समेशन है, कहाँ पे एडिशन है, कहाँ पे इंटीग्रेशन है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी सीरीज सम है, समेशन है। अब मैं बात करने वाला हूं इंटीग्रेशन की, तो जरा
सभी लोग देखें, आप लोग मेरी बात पे फोकस करो, जरा देखो तो। यदि मैं ये कहूं कि ये है प्लेट एरिया है ए, यदि मैं कहूं कि प्लेट एरिया ए है, ठीक है, सेपरेशन डी है, ठीक है भाई, और आपको इसके बीच में P और Q के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो भरा हुआ है, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, जो इसमें फिल्डअप है, वो वेरिएबल है, कॉन्टिन्यूअस वेरी कर रहा है ना। देखो कैसे वेरी कर रहा है। कहा जा रहा है कि ऐसा है कि यहां से x दूरी पर, इस लेवल पर x दूरी पर, यहां पर x दूरी पर k है, kx है। अब kx की वैल्यू कुछ भी दी जा सकती है। वो कह सकते हैं कि ऐसा है, kx की वैल्यू है k0 x बाई डी। कह सकते हैं ऐसा है, kx की वैल्यू है, कह सकते हैं k0 1 प्लस एक्स बाई डी। कह सकते हैं ऐसा है, kx की वैल्यू है k0 कुछ भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। कह सकते हैं kx की वैल्यू है k0 e टू द पावर माइनस एक्स बाई डी। कह सकते हैं kx की वैल्यू है k0 अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाई डी। kx की वैल्यू है k0 1 प्लस साइन एक्स बाई डी। kx की वैल्यू है k0 लॉग कुछ ले लेते हैं 1 प्लस लॉग एक्स बाई डी, 1 प्लस लॉग एक्स बाई डी। आपको पता है जो मैं लिख रहा हूं, बस मेरा ये मकसद है बताने का, जब मैं वेरिएशन लिखता हूं ना, तो मैं बच्चों को, आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि फर्क ये नहीं पड़ता कि मैं सिंपल सा पॉलिनोमियल स्क्वायर ई अंडर रूट साइन लॉग में दिया क्या हूं, ये फर्क नहीं पड़ता। और किसी भी चैप्टर में किसी भी क्वांटिटी का वेरिएशन पे फर्क ये नहीं पड़ता कि वेरिएशन दिया कैसा गया है। जरूरत इस बात की है कि जो फंडामेंटल होता है, जो तरीका होता है अप्रोच का, वो नहीं बदलता। जैसे चलो एक ठो मैं करके दिखाता हूं। मान लेते हैं ये दिया हुआ है सिंपल वाला। हालांकि अब ये बहुत सारे बच्चे करने लगते हैं, ऑफलाइन क्लास रहता है तो कहते हैं सर ये वाला कर दीजिए, ये वाला। हो सकता है कि मैं ऐसा वेरिएशन दिया हूं जो नॉन इंटीग्रेबल हो, इंटीग्रेट नहीं हो पाए। तो दुनिया की कोई भी ताकत झोंक देना, यदि नॉन इंटीग्रेबल है तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाएगा, क्योंकि तरीके नहीं बदलते। यदि इफ दिस इज नॉट इन नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन इन एक्सप्रेशन, तो फिर कभी नहीं होगा, वो कोई नहीं कर पाएगा, हम भी नहीं कर पाएंगे। ये जरूरी है समझना। तो ये नहीं कहने की जरूरत है सर ये वाला कर दीजिए, ये वाला कर दीजिए, फर्क नहीं पड़ता। वो उतना ही सिंपल रहना चाहिए जो ये वाला होना चाहिए। यदि कठिन होगा तो केवल इसलिए कठिन होना चाहिए कि इंटीग्रेशन आपको नहीं आता है। तो मैथ्स वाले बच्चे कर लेते हैं, पीएमटी वाले थोड़े सफ़र करते हैं, तो इसीलिए पीएमटी वाले बच्चों में ये वाला सब नहीं भी आता है, सिंपल सा यही वाला आता है। तो रीज़न भी आप लोग समझ ही रहे होंगे कि क्यों पीएमटी में चीज़ें इस तरह की थोड़ी कम आती हैं। चलिए अब क्वेश्चन है किया कैसे जाए। ये तो मैं जानबूझ के वेरिएशन लिख रहा था ताकि आपको मैं बता सकूं कि पूरे साइंस में वेरिएशन पे कभी मत जाओ कि ई टू द पावर लिखा है तो हमको नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ई टू द पावर हो जाने से क्यों नहीं आएगा? आना चाहिए, तरीके नहीं बदलते। जैसे यदि ये इसके अलॉन्ग चीजें बदल रही हैं तो पहले तो ये देखो कि कॉन्टिन्यूअस बदल रही हैं, डिस्क्रीटनेस नहीं है कि यहां तक कांस्टेंट है, यहां में कांस्टेंट है, इसमें कांस्टेंट है, ये नहीं है। कह रहे कि कांस्टेंट कहीं नहीं है,
पूरा वेरिएशन है। तो सीरीज सम या केवल सम इंटीग्रेशन नहीं होता, जब फाइनाइट चीजों में अलग अलग होता है। फाइनाइट चीजों में कॉन्टिन्यूअस बदलेगा तो ये ऐसे सम से काम नहीं होगा, एडिशन से काम नहीं होगा, वो इंटीग्रेशन से ही काम होगा। एक तो ये पॉइंट हुआ। दूसरा, अब इंटीग्रेशन की थ्योरी पे आते हैं। कितनी ब्यूटीफुल थ्योरी है कि जो सीरीज सम हम लोग सोच रहे थे पहले, हम सोचेंगे तो वैसा ही प्लानिंग के तहत और कांस्टेंट भी मानेंगे, पर इतने कम डिस्टेंस में मानेंगे, इतने कम डिस्टेंस में मानेंगे कि उसको हम टेंडिंग टू जीरो मानेंगे। ये देखो इंटीग्रेशन की थ्योरी, कैलकुलस की थ्योरी। तो चलिए अब मैं इमेजिन कर रहा हूं कि यहीं पर दो प्लेट है जिनके बीच की दूरी dx है। ध्यान से सुन लो, तरीका सुनो। x दूरी पर, अच्छा हाँ ये भी जानो, जनरल लेना होता है। आप ये नहीं कर सकते, शुरुआत में नहीं सोच सकते आप, जनरल दूरी, डिस्टेंस जनरल होना चाहिए। x पे जो सेपरेशन dx है, वही सेपरेशन दो प्लेट, इमेजिनरी प्लेट जो इमेजिन किए हैं सीरीज के लिए, जो हम पहले भी कर चुके हैं, वही दूरी है। तो जरा देखो तो x पे जो dx दूरी है वो दोनों प्लेट के बीच की दूरी है। कौन से दो प्लेट? ये वाला नहीं, ओरिजिनल नहीं, रियल वाला नहीं, इमेजिन करने वाला, मजबूरी है इमेजिन करना। उनके बीच की दूरी dx है, ठीक है। अच्छा, और इसका कैपेसिटेंस कर देते हैं dc है, dc है कैपेसिटेंस, ये दो प्लेट का dc है। आप हमको बताओ, आपको नहीं लग रहा है प्लानिंग के तहत 1/c इक्विवेलेंट दैट इज नॉट समेशन इंटीग्रेशन 1/dc, ठीक है। dc1, dc2, dc3, dc4 एंड सो ऑन। कितने dc's सीरीज में? सीरीज वाला एक्सप्रेशन लिखा हूं 1/dc1, 1/dc2, 1/dc3। ये तो मैं डिस्क्रीट वाला आइडिया दे रहा हूं, और डिस्क्रीट वाला ही किस में कन्वर्ट हो जाता है? इंटीग्रेशन में। अब क्वेश्चन ये उठता है कि डीसी को क्या लिखा जाए, तो मैं डीसी को लिखता हूं, डीसी इज नथिंग बट, डीसी एक्सप्रेशन के इतने में इतना कम दूरी है कि इसमें आप कांस्टेंट मान सकते हैं। के एक्स, के एप्सिलॉन, के ए एरिया इज सेम, ए सेम, के ए एप्सिलॉन नॉट बाई दूरी, प्लेट्स के बीच में दूरी dx। What is kx? Kx is nothing but k naught 1 plus x by d, a epsilon naught by dx। पहली बार बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये क्या है, डराइए मत, ये नीचे dx आ गया, हम तो कभी dx नीचे देखे ही नहीं। आपके दिमाग में आ सकता है कि सर हम तो dx नीचे कभी देखे ही नहीं, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, बल्कि dx नीचे आना ज़रूरी था क्योंकि 1/dc है यहाँ पे, देख लो, बल्कि dx ऊपर होता ना तब नहीं हो पाता। तो कितना इंटरेस्टिंग है कि अपने आप चीज़ें सही हो ही जाती हैं। तो ये देखो, इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ dx k नॉट इज कांस्टेंट 1 plus x by d a एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन है कि x वेरिएशन कहां? फ्रॉम 0 to d। x लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज d। पीछे आने पर लोअर लिमिट और आगे जाने पर अपर लिमिट।
बताओ पीछे आने पे x कितना वैल्यू लेगा 0 और अंतिम में कितना लेगा d लेगा, देखो दूरी, सो 0 to d, यही आंसर है। आयुष शर्मा का क्वेश्चन है कि सर बाई एन क्यों नहीं लिखे हैं। बाई एन इसलिए नहीं लिखे हैं, बाई एन क्यों बाई एन की बात ही नहीं हो रही है। इस जो छोटी छोटी जो दूरियां हैं वो इनफाइनाइट डिवीजन है, वो एन डिवीजन है ही नहीं। एन तब होता है जब रियल में पर्टिकुलर फिक्स्ड सेपरेशन होता है। दिस नॉट फिक्स्ड सेपरेशन, कॉन्टिन्यूअस। कहते ना कि यहां तक K1 है, यहां तक K1 है, यहां तक K2 है, यहां तक K3 है, तब इंटीग्रेशन होता ही नहीं। इसे डिस्क्रीट बोलते हैं, अलग अलग बोलते हैं। और जब कॉन्टिन्यूअस चेंज होता है उसे कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन में इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो ये इस तरह का वेरिएशन छोटा छोटा जो dx लिए हैं, ये कितना कट dx है, ये इनफाइनाइट dx है, n dx है ही नहीं। n कर देते तब तो इंटीग्रेशन ही नहीं होता, तब तो डिवाइड करना पड़ता। तो यही तो मैं आज समझा भी रहा हूं ना। बच्चों की जो दिक्कत होती है कि सर हमें पता नहीं चलता कि इंटीग्रेशन कब करना है, सर हमें पता नहीं चलता सीरीज सम कब करना है, सर हमें पता नहीं चलता सिंपल सा फार्मूला कब लगाना है। वही तो आज का मेरा क्लास चल रहा है भाई। और ये भी मैं बात करता हूं कि पूरे चैप्टर में, पूरे साइंस में, पूरे फिजिक्स में यही होता है, नया तो होता नहीं है। तो अब देख रहे होंगे किस तरीके से मैं एन डिवीजन करके भी बता दिया और उसको कॉन्टिन्यूअस चेंज में कन्वर्ट कर दिया। अब ये आपका काम है, पता है ये लॉग आएगा, dx बाई नीचे लीनियर, dx बाई नीचे लीनियर एक्सप्रेशन लॉग देता है। आगे मैं नहीं कर रहा हूं। और देखो कितना वेरिएशन मैं इस तरह की लिखा था, पता है वो सारा वेरिएशन यहीं पे आया करेगा, इंटीग्रेट होता है, ठीक है, इंटीग्रेट नहीं हो पाता है तो दुनिया का फिर नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो फिर वो इंटीग्रेट होगा भी नहीं, वैसे ही रह भी जाएगा, है ना। सर जब सीरीज वाइज के वेरी होगा तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तब dx नीचे आ जाएगा। नहीं, सीरीज वाइज नहीं, वो पैरेलल वाला देखेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों का काम है, मैं इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूं, मेरा काम है यहीं तक, और यहीं तक फिजिक्स भी है। यदि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसके बाद फर्दर मैं करके दिखाऊं क्या यार, चलो कुछ बच्चे होंगे जो शायद हो सकता है कि हाँ, लेकिन ध्यान देना अभी हमको उल्टा करना है ना, भूल मत जाना, बहुत जरूरी है। वैसे भी नीचे एप्सिलॉन नॉट कहीं दिखेगा तो आपको ये आइडिया लग जाना चाहिए कि नीचे तो नहीं आना चाहिए था इसको। चलिए मैं करके दिखा देता हूं। बाकी आप ध्यान रखिएगा कि ये जो वेरिएशन है वो इसकी जगह मैं कुछ भी दूंगा तो यहीं पे लिखाता रहेगा, बाकी तरीके यही होंगे। एक तो ये है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और इसको करके दिखा भी देता हूं, नहीं तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर कैलकुलेशन भी हमारा वीक है, हम नहीं कर पाते हैं। देखो क्या क्या कांस्टेंट है ना, के नॉट ए एप्सिलॉन नॉट लॉग ln 1 प्लस एक्स बाई डी, ठीक है। और जो x के साथ 1 बाई डी होता है, x के साथ जो कोफिशिएंट होता है लीनियर वाले एक्सप्रेशन में, वो डिफरेंशिएशन में तो मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है। तो क्या आप लोगों को ये डिवाइड समझ में आ रहा है। और ये लिमिट हो गया, लिमिट फ्रॉम 0 टू d। चलिए d ऊपर गया, d बाई के नॉट ए एप्सिलॉन नॉट, जब मैं इसकी जगह करूंगा तो ln 2 आएगा। जब मैं x की जगह d रखूंगा तो ln 2 आएगा, और जब x की जगह 0 रखूंगा तो ln 1 आएगा। ln 1 0 होता है, ठीक है। वैल्यू आ गया d
ln2 बाई k नॉट a एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ध्यान देना ये आंसर नहीं है, क्योंकि ये 1/c इक्विवेलेंट है। आंसर है c इक्विवेलेंट की वैल्यू है, c इक्विवेलेंट की वैल्यू है k नॉट a एप्सिलॉन नॉट बाई ln2 d। ये वैल्यू है। अब अगला पॉइंट, यदि मैं आपसे ये कहूं, आपसे पूछूं मैं कि क्या मैं C इक्विवेलेंट नहीं पूछता, इस वेरिएशन के लिए जो मैं दिया था, इस वेरिएशन का व्हाट इज K इक्विवेलेंट। यदि मैं आपसे ये कहूं कि आप हमको ये बता दो कि व्हाट इज K इक्विवेलेंट, तो क्या K इक्विवेलेंट हमको बता दोगे? K इक्विवेलेंट याद है, A एप्सिलॉन नॉट बाय D के अलावा जो बचता है उसे K इक्विवेलेंट कहते हैं। मतलब K इक्विवेलेंट इज नथिंग बट दिस। अब सोचो कितना बढ़िया है, कितने क्वेश्चन पॉसिबल है ना। तो मैं आपको यही बताना चाहता था। एक तो ये बताना चाहता था कि ऐसे इंटीग्रेट करते हैं, ये बताना चाहता था कि वेरिएशन कितना भी खतरनाक इसके अलोंग क्यों ना हो, चीज़ें पूरी ऐसी ही रहेंगी और ये चीज़ें बदलेंगी, जो आएगा वो आएगा। मैं बार बार इसको रिपीट करता रहता हूँ, क्योंकि प्लानिंग नहीं बदलता, प्लानिंग नहीं बदलता, ये बहुत ज़रूरी है समझना। चलिए, इसी तरह की अब आप लोगों को थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि मैं अब किस तरह का इंटीग्रेशन या वेरिएशन की बात करने वाला हूँ। ये प्लेट था और इसके लॉन्ग वेरिएशन था। अब मैं इसके लॉन्ग वेरिएशन चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसी को समझाने के लिए सीरीज वाला सेपरेट कुछ दूरी तक कांस्टेंट वाला लिया था, कुछ दूरी तक K1 K2 K3 ऐसे, जिसमें इंटीग्रेशन नहीं होता है। और जहां पे भी डिस्क्रीटनेस आए इस तरह का कुछ दूरी वाला कांस्टेंट आए, तो वहां पे इंटीग्रेशन होता भी नहीं है, कॉन्टिन्यूअस चेंज में होता है। तो हमको लग रहा है कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। यदि समझ रहे होंगे तो फिर ये वाला कर ही दीजिए, देखता हूं कि आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आपके लिए, ये रहा। हाँ, ये रहा। आप हमको ये बता दो, आप हमको ये बता दो कि आपको करना है ये P और Q के बीच में आपको बताना है, P और Q के बीच में बताना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, जबकि डायमेंशन इसका ये A है और ये B है। और इस बार जो वेरिएशन है वो तो देख लो, वेरिएशन इस बार है खतरनाक टाइप का। यहां से ये वेरिएशन है x दूरी पर, इस बार x दूरी पर वेरिएशन है, इस बार x दूरी पर वेरिएशन है, इस बार x दूरी पर वेरिएशन है। ये देखो यहां पर x दूरी पर वेरिएशन है, kx है, kx है, और kx की वैल्यू अगेन, kx की वैल्यू अगेन k नॉट 1 प्लस x बाई डी है। और मैं जानबूझ के दे रहा हूं, फिर से मैं याद दिला दूं, इसकी जगह मैं जितनी भी चीजें लिखा था पिछले वाले क्वेश्चन में, उसी तरह का मैं k वेरिएशन दे सकता हूं, फर्क नहीं पड़ता। अब आपको बताना है इसका C इक्विवेलेंट क्या होगा और K इक्विवेलेंट क्या होगा। आप जल्दी से टाइम लीजिए 1 मिनट और फटाक से इसको करके दिखाइए। कम ऑन, जल्दी। सभी लोग जल्दी से इसको करो। फिर से मैं आपको एक चीज याद दिलाऊं, मैं पढ़ाते समय बिल्कुल ध्यान नहीं रखता कि एग्जाम में ये आए हुए हैं कि नहीं,
आएगा कि नहीं, आईटी पीएमटी के लिए क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कम इम्पॉर्टेंट है। हालांकि ये आप लोग भी ख्याल रख सकते हैं, लेकिन जब मैं पढ़ाया करूं तो साइंस को एंजॉय किया करो। साइंस ज़्यादा ज़रूरी है, आईटी पीएमटी कम ज़रूरी है, उसको सेकेंड प्रायोरिटी रखो। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि थर्ड रखो, 10th रखो, 100वीं प्रायोरिटी रखो, ये तो कह नहीं रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सेकेंड रखो, ये ज़रूरी है। अपने दिमाग में रख लो कि ज़िंदगी खूबसूरत बनानी है तो अपने गोल को फर्स्ट कभी मत रखना। हालांकि मैं और लोगों के खिलाफ में बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी गोल होना चाहिए, लेकिन इतने दिन के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपका मोटिव है पाने का, ये इस तरह की चीज़ें, कोई डिग्री, कोई कॉलेज, कोई चीज़ अचीव करना, उसको फर्स्ट रखो। और सॉरी, फर्स्ट मत रखो, उसको सेकंड रखो। फर्स्ट रखो लर्निंग, जर्नी, नॉलेज, विजडम, लाइफ, हैप्पीनेस, ये इसको फर्स्ट रखो। और इसको मैं थर्ड भी नहीं कह रहा हूँ, मैं इसको बस सेकंड कह रहा हूँ। चलिए, तो जल्दी से आप लोग एंजॉय करिए इसको। जल्दी से आप लोग 1 मिनट टाइम लीजिए और फटाक से हमको इसको करके बताइए। चलिए, कम ऑन, डू इट फास्ट, जल्दी। जल्दी करिए सभी लोग। और इस तरह के डिस्क्रीटनेस के लिए आइडिया बनवा चुका हूं मैं। एरिया विल बी वेरिएबल, हाँ, इसमें एरिया को हम लोग देखना होगा, एरिया डिवाइड होगा, डी कांस्टेंट है इस बार। हाँ आयुष, जल्दी सभी लोग जल्दी करिए इसको, कम ऑन, डू इट फास्ट। कई बच्चे बोल रहे हैं डन, क्या बात है। हाँ, थोड़ा वेरिएशन अजीब सा होगा तो इसलिए डन लिखिए सभी लोग ना। एक्सप्रेशन लिखने के बजाय आप लोग सभी लोग जो कर ले रहे हैं डन लिखें, डन। बहुत सारे बच्चे डन हो गए भाई, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। टाइप नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, आंसर नहीं जरूरत है, आप डन लिखिए, बाकी आप चेक करिएगा। कोई जबरदस्ती झूठे ही डन लिखेगा तो वो अपना समझे, वो मेरे लिए वो कोई पहली बार डन या ऐसा तो आएगा नहीं। तो आप लोग अपने प्रति ऑनेस्ट होइए, हम लोग के प्रति क्या ऑनेस्ट होंगे आप लोग। तो हाँ, करते हैं, देखते हैं, ध्यान से सभी लोग मेरी बात फोकस करें। अब मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि वेरिएशन तो अब इसके अलोंग है, तो इसी के अलोंग लेना होगा, जनरल एक्स लेना होगा, जनरल, नॉट इनिशियल, नॉट फाइनल, नॉट एग्जैक्ट मिड, जनरल एक्स। जनरल एक्स में हम लोग dx दूरी में हम लोग कांस्टेंट मान सकते हैं। तो हो क्या रहा है वो समझने की कोशिश करो। ये देखो, ये जो दूरी है ना, इसको ब्लू से बना दूंगा, ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए, ये जो दूरी है ना, ये और ये दूरी, और फिर वहां से ये दूरी और ये दूरी, ध्यान से बात को पकड़ो। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो दिख रहा है ये 2 ठो प्लेट है, और इस तरह के दो दो प्लेट ऐसे इनफाइनाइट प्लेट्स हैं, इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस हैं, इनफाइनाइट कैपेसिटर्स हैं, जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। कैसे मालूम? क्योंकि ये पूरा प्लेट सेम पोटेंशियल पे है, ये पूरा प्लेट सेम पोटेंशियल पे है। कोई भी कंडक्टर का हर पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होता है, तो इसीलिए सारे प्लेट ऐसे ऐसे लिया जाए तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे होंगे, इसलिए सारे कैपेसिटर पैरेलल में हैं। और x पे dx लिया हूं तो जरा गौर करने वाली बात है,
प्लेट एरिया, अभी प्लेट देखो बस यही है, जो ब्लू वाला दिख रहा है ना वही प्लेट है। दिस ब्लू इज प्लेट, दिस ब्लू इज प्लेट, है ना। इसको मैं लिखता हूं डीसी, डीसी प्लेट एरिया। देखो तो ये देखो, ये डायमेंशन ए है तो ये भी ए है, लेकिन ये देखो डायमेंशन इसका dx है। ये इंटरेस्टिंग है, जब यहां से नीचे आए हो ना यहां पे, तो ये जो डायमेंशन है ना ये dx है। इसी तरह मानते भी हैं हम लोग, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, dx है। हमेशा हम लोग इसी तरह मानते हैं कि x पे dx चेंज, x पे dx चेंज, x पे dx चेंज, x पे dx चेंज, एनीवेयर, ऐसे ही माना जाता है। तो यदि ये dx है तो ये लंबाई dx है, तो बताओ प्लेट एरिया कितना है। पहले तो ये जानो कि क्योंकि पैरेलल है तो क्या C इक्विवेलेंट मैं ठीक लिखा हूं, देखो तो DC 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 DC, यही जब डिस्क्रीट होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं तो समेशन होता है, सीरीज सम होता है। जब डिस्क्रीट होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं तो सीरीज सम होता है। 2-3 ठो होते हैं तो केवल प्लस प्लस होता है, 2-3 ठो। बहुत ज्यादा संख्या में डिस्क्रीट होते हैं तो सम होता है, और जब कॉन्टिन्यूअस होता है तो इंटीग्रेशन होता है। तो एक तो ये प्लानिंग हुई। क्वेश्चन है डीसी को क्या लिखा जाए, तो लिखता हूं डीसी, डीसी फार्मूला याद है, के एक्स के ए, व्हाट इज एरिया, एरिया एरिया के ए से एरिया, व्हाट इज एरिया, प्लेट एरिया। ये देखो प्लेट यही है, जो ब्लू वाला दिख रहा है ना स्ट्रिप, वो प्लेट एरिया है, पूरा प्लेट एरिया नहीं है। दिस इज नॉट प्लेट एरिया, दिस इज प्लेट एरिया, जो लिखने जा रहा हूं डीसी के लिए। के ए एरिया देखो, दिस इज एरिया, दिस इज एरिया, सो व्हाट इज एरिया, ए डी एक्स, के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी कांस्टेंट, सबके लिए डी कांस्टेंट, डी कांस्टेंट। अगला के एक्स की वैल्यू रख देता हूं, के नॉट 1 प्लस एक्स बाई डी एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ए डी एक्स एप्सिलॉन नॉट बाई डी, बाई डी। अब मैं यहां पे रखने जा रहा हूं, क्या क्या कांस्टेंट है देख लो, के नॉट ए एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस एक्स बाई डी डी एक्स बाई डी, दिस इज एक्सप्रेशन। अब ये बताओ जरा, देखो तो लिमिट रखो, ये जो x है पीछे जाओ लोअर लिमिट के लिए, 0 से शुरुआत होगा और कहां तक जाएगा, b तक जाएगा। देखो दिस डायमेंशन इज b, स्टार्टेड फ्रॉम हियर टू फाइनल 0, x की वैल्यू देखो 0 0 टू b, 0 टू b, 0 टू b। अब मैं इसे यहां पे छोड़ सकता था लेकिन छोड़ नहीं रहा हूं, मैं आगे बढ़ जा रहा हूं, इसको कैलकुलेट करता हूं मैं। क्या क्या कांस्टेंट है, के नॉट ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, इंटीग्रेशन है 1 प्लस एक्स बाई डी डी एक्स 0 टू बी, के नॉट ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, एक्सप्रेशन है इंटीग्रेट इट, इंटीग्रेट इट, जब ये यहां पे आएगा तो x होगा, और जब यहां पे होगा तो एक्स स्क्वायर बाई 2d होगा। जस्ट पुट द वैल्यू,
0 to b, 0 to b। ये वाला हमको लग रहा है कि नोट कर लिए होंगे। और इससे पहले कि मैं आगे इसको मिटा के बनाऊं तो मैं आपको याद दिला दूं सरप्राइजिंग, जो ये दिख रहा है ना ये वैल्यू यहाँ पर, इसकी जगह मैं कुछ भी देता ना ऐसा वेरिएशन, तो ये जो तरीके हैं ना करने का, सोचने का, लिमिट रखने का, एक्सप्रेशन लिखने का, प्लान करने का, एक भी चीज नहीं बदलेगा। बदलेगा तो केवल ये kx की वैल्यू कुछ भी दे दीजिए। फिलहाल ये है e टू द पावर में दीजिए, लॉग दीजिए, साइन दीजिए, tan दीजिए, अंडरवुड, फर्क नहीं पड़ता आप क्या देते हैं, मैं यही रखूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, तरीके नहीं बदलते, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। फिर मैं आगे वैल्यू पुट करता हूं, वैल्यू पुट करता हूं और देखता हूं के नॉट ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी पुट बी हियर, तो आपको मिलेगा बी प्लस बी स्क्वायर बाई 2d, बी प्लस बी स्क्वायर बाई 2d माइनस 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब आंसर आया, इसको भी मैं मिटा देता हूं क्योंकि एक्सप्लेन तो मैं कर चुका हूं। तो रिजल्ट आया, वो देखने वाली बात होगी आपके लिए। जो रिजल्ट आया वो ये है, रिजल्ट है C equivalent is nothing but K naught A epsilon naught by D, एक B कॉमन हो जाएगा, B ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस B बाई 2D, B बाई 2D। दिस इज आंसर। लेकिन यदि आपसे कोई ये पूछता है कि नहीं आप बताइए व्हाट इज के इक्विवेलेंट, यदि कोई आपसे ये पूछता है कि आप ये नहीं, आप बताइए व्हाट इज के इक्विवेलेंट, है ना, तो वही मैं बता देता हूं। के इक्विवेलेंट इज नथिंग बट, ये जितना भी के इक्विवेलेंट का मीनिंग है कि ये पूरा जितना खतरनाक वेरिएशन है उसको निकाल के पूरे डायलेक्ट्रिक को फेंक दीजिए गोबर की तरह बाहर, और एक भरिए और काम यही हो जो हो रहा है। सिंपल सा, के इक्विवेलेंट इज नथिंग बट एरिया ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी के अलावा जो कुछ बचता है वो के इक्विवेलेंट होता है। के ए एप्सिलॉन नॉट, देखो तो ये देखो ए है, देखो ए एरिया, ए इंटू बी, ध्यान से ए इंटू बी एरिया है, देखो एरिया, सो दिस इज एरिया ए इंटू बी, ए एरिया एप्सिलॉन नॉट बाय डी के अलावा जो बचता है उसे के इक्विवेलेंट बोलते हैं। सो व्हाट इज के इक्विवेलेंट इज नथिंग बट दिस। यदि ऑब्जेक्टिव बनाना होता, आदित्य नीचे 2D रहेगा, ए नहीं रहेगा यार। यदि इसको ऑब्जेक्टिव बनाना होता तो हालांकि ऑब्जेक्टिव में ये भी लिखा जा सकता है, अच्छा होता कि मैं ये दूरी भी b दे दिया होता, ये दूरी भी मैं b दे दिया होता, है ना, ये दूरी b दे दिया होता, तो जो आपके पास एक्सप्रेशन आता ये b वाला, है ना, दूरी यहां पे भी b रहता, क्यों, यहां पे b दे दिया होता, जो कांस्टेंट था, जो दिया था समथिंग x बाई डी की जगह x बाई बी दिया होता, मैं थोड़ा गलती कर गया, भूल गया,
तो यहाँ पे b रहता, तो यहाँ पे b रहता, तो यहाँ पे आंसर होता 3k0/2। जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ यार, ये वैल्यू दिया था ना, k बराबर k0 1 प्लस x/d दिया था ना, x/d दिया था, तो मैं ध्यान नहीं दिया, हमें x/d नहीं बल्कि x/b देना चाहिए था ना, क्योंकि b वाला वेरिएशन था। क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं वो भी मैं आपको याद दिला रहा हूं। सो b दिया होता तो यहां पे भी b रहता, तो b रहता तो ये 1/2 होता, तो ये 1/2 होता, तो ये 3/2 होता, और आंसर आ जाता 3k0/2, 3k0/2। तो हमें लग रहा है कि आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। एक होम असाइनमेंट ले लीजिए, अगले क्लास में डिस्कस करूंगा और क्रॉस चेक भी बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग, अच्छा इन सब में भी क्रॉस चेक कर सकते थे आप, बहुत सारी जगह कई चीजें, हालांकि कॉन्टिन्यूस वेरिएशन थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक क्वेश्चन ले लीजिए, आप लोग घर पे इसको ट्राई करिएगा, है ना। चलिए जल्दी से आप लोग एक क्वेश्चन ले लीजिए और इसको घर पे ट्राई करिएगा, अगले क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, है ना। ये रहा प्लेट, ये तो घर पे ट्राई करिएगा, अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ये रहा स्क्वायर प्लेट, है ना, और इस बार ऐसे वेरिएशन है, और ये कहा जा रहा है कि ऐसा है कि डाइलेक्ट्रिक ये वाला भरा है, तिरछा है, ये वाले पोर्शन में K1 है और इस वाले पोर्शन में K2 है। बताना है इस P और Q के बीच में, और डिस्टेंस सेपरेशन D है, ठीक है। बताना है कि अच्छा इसका डायमेंशन A है ना, प्लेट एरिया इज A, स्क्वायर प्लेट, दिस स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड लेंथ A है, स्क्वायर प्लेट है, आपको बताना है। तो ये बहुत ही ज्यादा बच्चों के लिए कठिन होता है, बड़ी मुश्किल से बच्चे इसको कर पाते हैं। जेई मेन में सब इस तरह क्वेश्चन आ चुका है, शायद यहाँ पे खाली इस तरह का था। फर्क नहीं पड़ता है कि स्क्वायर प्लेट है कि प्लेट का डायमेंशन A और B है, कि ये दोनों भरे हुए हैं, कि 4 ऐसे पार्ट बना दे और कठिन हो जाएगा। यदि मैं इसको ऐसे बना देता, कह देता कि नहीं ऐसा है, सोचो अब मैं वो बनाने जा रहा हूं जो अभी तक एग्जाम में नहीं आया है। ये लो, हाँ, K1 K2 K1 K2। क्या यदि प्लेट एरिया इसका P और Q ऐसे हो, P और Q के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। अब तुमको दुनिया की किसी भी किताब में अब ये नहीं मिलेगा, हाँ ये वाला तो मिल जाएगा, तुम्हें HC वर्मा में मिल जाएगा और भी कई किताबों में मिल जाएगा। जेईई मेन के एग्जाम में आ भी चुका है, मैं बता भी रहा हूँ आपको, और बहुत कठिन है, पता नहीं क्यों दिए थे जेईई मेन के एग्जाम में। अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्योंकि कठिन नहीं, लंबा है ना, तो क्यों दिए थे। लेकिन एक चीज और बता दूं, जब मैं उसको देखा कि इतना लंबा आया हुआ है, तो पहले तो मैं ये कहा कि वो बेवकूफ रहा होगा जो दिया है ये, क्योंकि वो जेईई मेन लायक नहीं था, वो एडवांस लायक नहीं, मतलब इतना लंबा है। आप लोग सोचिएगा, ट्राई करिएगा साइंस के नाम पर, लेकिन अब जेईई मेन में आ गया है। अब देख लीजिए कैसे कैसे एग्जाम जेईई मेन में दे देते हैं। अच्छा, एक चीज में ध्यान दिया कि उसको मैं ऐसे चुटकी में उड़ा दिया, ऐसे बता दिया बिना किए, इसलिए क्योंकि मैं क्रॉस चेक से बता दिया कि उसका आंसर क्या होगा। 2 कैंसिल नहीं 3 कैंसिल हुए थे। आप समझो क्रॉस चेक कहां कहां कैसे काम आता है, इमेजिन करो। तो ये क्रॉस चेक हाईएस्ट लेवल का है,
और आप लोग क्रॉस चेक वाला भी ध्यान दिया करिए। K1 K2 को भी 1 रख दें, K2 को भी 1 रख दें तो वैल्यू क्या आना चाहिए आप खुद समझिए कितना इंटरेस्टिंग है क्रॉस चेक। K1 को यदि 1 रख दें वो 4 ऑप्शन में और K2 को भी 1 रख दें तो आंसर A एप्सिलॉन नॉट बाय D आना चाहिए कि नहीं। तो ये वाला करके मैं फटाक से बता दिया कि क्या कौन सा आंसर आना चाहिए। एनीवे तो ये वाला तो बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। ये वाला जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि किताबों में नहीं होता, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसे ट्राई करें। लेकिन इसे ट्राई करने से पहले ये सबसे तो बहुत ज़्यादा कठिन ये है, इसका ये बाप हो जाएगा, बड़ा दिक्कत हो जाएगा। मैं चाहता हूँ आप इसको करें, और यदि आपको थोड़ा कम आइडिया लग रहा है तो कहिए तो मैं बता दूं कि सेंस क्या है इसका स्क्वायर प्लेट का। तो वो मैं आइडिया दे देता हूं आपको कि ये सेंस क्या है स्क्वायर प्लेट का। तो स्क्वायर प्लेट ऐसा है, देखो ऐसा है, दिस इज लाइक प्लेट, दिस इज प्लेट, दिस इज प्लेट, ओके। सो दिस इज प्लेट, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। दिस साइड लेंथ A है ना, सेपरेशन D, साइड लेंथ A है ना, सेपरेशन D। अब ये देखो ऐसे जुड़ा हुआ है, ये ऐसे है, ये ऐसे है ना। इसके बीच में इधर की तरफ K1 भरा है, इधर की तरफ K1 भरा है, इधर की तरफ K2 भरा है। समझ में आ रहा होगा, अब इससे क्लियर हो रहा होगा, बोलो। हमें लग रहा है कि आप लोगों को इससे पता चल रहा होगा, इससे कि इस साइड में तिरछा और प्लेट एरिया ऐसे है। मैं जानबूझ के 3D व्यू दिखा दिया प्लेट एरिया के नाम पे। अब हमें यह देखना है कि कितने लोग इसको ट्राई करते हैं, अगले क्लास में बताऊंगा। और उसी तरह से आपको सोचना है जैसे मैं आपको बताया हूं। और भले ही देखने में कांस्टेंट लग रहा है, लेकिन जिस तरीके से कॉम्बिनेशन आप लेंगे ऐसे, वो कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन होगा, इसीलिए इंटीग्रेशन है। बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है। जो आपके क्वेश्चन होते हैं सर कैसे सोचें, तो वो यही है कि जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ये जो कॉम्बिनेशन है ग्रेजुअल चेंज होना है। जो सेक्शन है K1 K2 का, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते रहोगे तो ग्रेजुअल चेंज होगा, कॉन्टिन्यूअस चेंज होगा जो साइड होंगे K1 K2 के। इसलिए इंटीग्रेशन है, क्योंकि ग्रेजुअल वेरिएशन है। तो केवल K1 K2 के डिस्क्रीटनेस पे नहीं जाना चाहिए, बल्कि इस पे भी जाना होगा कि हमारे एक्सप्रेशन में कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन है कि डिस्क्रीट है। तो भले ही K1 K2 आर टू कॉन्स्टेंट्स, बट वेरिएशन ऑफ दिस कैपेसिटर पैरेलल 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 and parts sharing by K1 and K2 is changing gradually, so we have to integrate it। अब देखना है कि आप कितना सोच पाते हैं। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं। अब अपना ख्याल रखिएगा, मेहनत करिए, साइंस को एंजॉय करिए, फिजिक्स को एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।